अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी मैदे में जलन और खट्टी डकारें और गैस के लिए मैदे की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे ओमेप्राज़ोल, गैविस्कोन, फेमोटिडीन? अगर ऐसा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये वक़्ती तौर पे तो आपको रिलीफ़ देंगी, वक़्ती तौर पे तो फ़ायदा देंगी, लेकिन आगे जाके ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाली हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। पहले बात करते हैं कि लोग ये दवाइयाँ इस्तेमाल क्यों करते हैं? लोग इस दवाइयाँ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें लगता है हमारे मैदे में तेज़ाब ज़्यादा बन रहा है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो रही है, हमें तेज़ाबियत हो रही है। तो उसके लिए उन्होंने सुन रखा होता है कि मैदे का कैप्सूल फलाने ने खाया था तो उसको फ़र्क पड़ गया था, तो हम भी ये खा लेंगे, या अनफॉर्च्यूनेटली किसी ने उनको बता दिया, वो आराम से किसी डॉक्टर के पास गए या किसी फार्मेसी में गए, तो उन्होंने कहा कि आप मैदे का कैप्सूल लें, उससे आप ठीक हो जाएँगे। तो ये आम तौर पे वजूहत होती हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो इसमें ये दवाइयाँ होती कितनी किस्म की हैं, इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं और एंटासिड्स होते हैं। उसमें फिर आगे जाके कुछ सॉल्ट्स इस्तेमाल होते हैं, जिनको देखा जाए फेमोटिडीन है, ओमेप्राज़ोल है, इसोमेप्राज़ोल है, गैविस्कोन है, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं लोग। अच्छा, ये करती क्या हैं? ये वक़्ती तौर पे तो फ़ायदा देती हैं, वो इसलिए क्योंकि ये आपका जो तेज़ाब बन रहा है, उसको न्यूट्रलाइज़ कर देती हैं, उसका असर कम कर देती हैं या फिर उसकी प्रोडक्शन को रोक देती हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको वक़्ती तौर पे जो अलामतें आ रही होती हैं, वो कम हो जाती हैं। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात इसलिए हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये तेज़ाब जो बनाया हुआ है, आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला ने कभी कोई चीज़ जो है वो बिला मकसद भी बनाई है? अल्लाह ताला ने ये तेज़ाब हमें नुकसान देने के लिए नहीं बनाया। ये तेज़ाब इसलिए बनाया है क्योंकि ये ज़रूरी है हमारे मैदे की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, और दूसरा ये कि हमारी इम्यूनिटी के लिए भी ये ज़रूरी है। वो मैं बताता हूँ कि वो कैसे। अब मसला ये है कि ये दवाइयाँ इस्तेमाल करने से हमारे पास जो मरीज़ आ रहे हैं, डेली के बेस पे मैं अपने क्लिनिक में देख रहा हूँ, लोग आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। अच्छा, जब पीछे रीज़न देखी जाती है तो पता चलता है यही इश्यू है कि वो बड़ी देर से इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ दवाइयाँ, जिनके नुकसान हैं मैदे से रिलेटेड। अच्छा, इसमें देखें कि ये सबसे पहले क्या इश्यू जो कॉमनली होते हैं। नंबर 1 सबसे पहले तो ये कि ये आपके जिस्म में कुछ विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी करती है, जिसमें सबसे पहले अगर देखें तो मैग्नीशियम कम हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है, विटामिन बी12 जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है, और उसकी वजह से आगे जाके एनीमिया या खून की कमी होनी शुरू हो जाती है। और जब कैल्शियम कम होगा तो ज़ाहिर-सी बात है हड्डियाँ भुरभुरी होंगी, क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाएँगे जिस्म में। नंबर 2 ऑस्टियोपोरोसिस। ये मसला खवातीन में ज़्यादा कॉमन होता है जो बड़े अरसे से मैदे के लिए कैप्सूल या सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी हड्डियाँ भुरभुरी होनी शुरू हो जाती हैं। रीज़न पीछे ये है कि अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा रखा है कि हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की एक ख़ास मकदार हर वक़्त मौजूद होनी चाहिए। जब ओमेप्राज़ोल, गैविस्कोन और इस तरह के दूसरे सॉल्ट्स जैसे फेमोटिडीन वगैरह इस्तेमाल करते हैं लोग, तो उससे ये होता है कि आपकी जो कैल्शियम है वो जिस्म में अब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता, तो फिर जिस्म क्या करता है कि अपनी ही हड्डियों में से कैल्शियम निचोड़ना शुरू कर देता है और हड्डियाँ भुरभुरी होती हैं। यही वजह है कि ऐसी ख़वातीन जो मैदे की दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं, उनको साथ जोड़ों का मसला ज़रूर होना शुरू हो जाता है और कुछ देर के बाद छोटे-छोटे फ्रैक्चर्स होने शुरू हो जाते हैं, और ऐसे लोगों का बार-बार गिरना, जिसको फॉल का खतरा कहते हैं कि कभी वॉशरूम में गए तो गिर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमनली देखा जा रहा है। तीसरे नंबर पे टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब ये है कि आपको ये दवाई कुछ अरसे के बाद बढ़ानी पड़ेगी, इसका मकदार। मैदे की वो दवाइयाँ जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो देखा ये गया है कि अगर वो पहले एक कैप्सूल देते हैं 20 मिलीग्राम तक का, तो कुछ देर के बाद उनको 40 मिलीग्राम का लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद उसके साथ हमें दूसरा एक और सॉल्ट ऐड करना पड़ता है। अगर ओमेप्राज़ोल ले रहे हैं तो साथ हमें फेमोटिडीन भी ऐड करना पड़ जाता है। एक गोली सुबह, एक कैप्सूल रात को, फिर साथ सिरप भी ऐड करना पड़ता है। तो ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है जो कि चलता रहता है। चौथे नंबर पे डंपिंग का फिनोमेना है। डंपिंग का मतलब ये है कि आपका खाना वहीं पड़ा रहता है। ज़ाहिर-सी बात है अल्लाह ताला ने तेज़ाब इसलिए बनाया है क्योंकि ताकि वो मैदे का निज़ाम जो है वो ठीक रखे। जब तेज़ाब ही आपने खत्म कर दिया दवाइयाँ इस्तेमाल कर कर के, तो खाना हज़म नहीं होगा, खाना उधर ही पड़ा रहेगा। जब खाना वहीं पड़ा रहेगा तो इससे अफ़ारे जैसी कंडीशन महसूस होगा कि हमने खाना चाहे सुबह खाया था, लेकिन शाम को भी आपको अपना पेट भरा-भरा रहेगा, भूख भी नहीं लगेगी और साथ कब्ज़ की शिकायत भी हो सकती है। अच्छा, 5वें नंबर पे देखा जाए तो इम्यूनिटी। ऐसे लोगों की इम्यूनिटी जो कि कैप्सूल ले रहे होते हैं या मैदे की दवाइयाँ, सिरप पी रहे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम होती है, वो बार-बार बीमार होते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ऐसी दवाइयाँ, गला खराब होना, ऐसी बीमारियाँ अमूमन उनमें ज़्यादा होती हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि अल्लाह ताला ने तेज़ाब इसलिए बनाया है ताकि वो ना सिर्फ़ ये कि हमारा हाज़मा बेहतर करे, बल्कि साथ जो नुकसानदेह बैक्टीरिया अंदर जाते हैं खुराक के, रोज़मर्रा की रूटीन में, उनको भी मारे। तो जब हमारे जिस्म के अंदर तेज़ाब बन ही नहीं रहा मैदे के अंदर, तो जो खुराक के साथ जो बैक्टीरिया गए हैं, वो मरेंगे नहीं और वो हमें नुकसान पहुँचाएँगे आगे जाके। छठे नंबर पे देखा गया है कि ऐसे लोगों में किडनी के इश्यूज़ जो हैं, वो बहुत ज़्यादा जन्म लेना शुरू हो जाते हैं। उनके किडनी के टेस्ट जब हम करवाते हैं, ऐसे लोगों के जो बड़े लंबे अरसे से मैदे के कैप्सूल या सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके किडनी के टेस्ट भी ठीक नहीं आते। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम देखें कौन-सी ऐसी हदायत हैं, और मैं अपने पेशेंट्स को भी यही बताता हूँ क्लिनिक में कि आपने कैप्सूल, सिरप इनको भूल जाएँ और कुछ हदायत हैं, पहले उन पे अमल करें। अगर उनसे आप ठीक नहीं होते, तो फिर हम देखेंगे कि दवाइयों की तरफ जाना है या नहीं जाना। तो हम बात करते हैं नंबर 1 सबसे पहले तो ये कि आपने अपने खाने की तरफ ज़रा थोड़ी-सी नज़र दौड़ानी है।
आपने फ्राइड चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करनी है, आपने मुरगन ग़िज़ाएँ नहीं इस्तेमाल करनी, आपने अपनी डाइट में से चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स इनको मिनिमाइज़ करना है। बेकरी की आइटम जो मैदे की बनी हुई चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत करेंगी, ये इसको कम से कम इस्तेमाल करना है। बल्कि कोशिश करें कि अगर आप चाय और कॉफ़ी के बहुत शौकीन हैं, तो उसकी बजाय हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाएँ। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा-सा अमल कर लें, अदरक का जो कहवा है, वो इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि आप बहुत इम्प्रूव कर देगी आपकी एसिडिटी। चाय या कॉफ़ी जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ुबान का एक चस्का है, इसकी बजाय आप अदरक को ट्राई करें, उसका कहवा उसको थोड़ा-सा उबाल के वो उसमें आप चाहें तो थोड़ा-सा हनी डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं। ज़ायका भी बहुत अच्छा है और तेज़ाबियत का मसला आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। नंबर 2, आपने रात का खाना जल्दी खाना है। कम से कम रात को सोने से 3 घंटे पहले तक आपने सब कुछ बंद कर देना है। इवन कुछ लोगों में बहुत ये आदत होती है, बहुत पुरानी आदत होती है कि रात को सोने से पहले वो दूध पीते हैं और वो समझते हैं कि बहुत हेल्दी है, इससे हमारी तेज़ाबियत खत्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। रात को सोने से 3 घंटे पहले आपको सब कुछ खाना-पीना बंद कर देना चाहिए। इवन अब रिसर्च तो ये कहती है कि पानी भी आपने नहीं पीना, रात को सोने से 3 घंटे पहले तक, ठीक है? तीसरे नंबर पे अगर देखें तो ये कि आपने अपना जो रात को सोने के लिए तकिया है वो थोड़ा-सा ऊँचा रखना है, हेड एंड थोड़ा-सा आपका ऊँचा होना चाहिए, उससे ये है कि तेज़ाब जो है वो आपकी खुराक की नाली में नहीं आएगा और अपनी जगह पे रहेगा। इससे भी रात को आपकी नींद सुकून से होगी और तेज़ाबियत के सिम्पटम्स कम होंगे। नंबर 4 पे ये कि अल्लाह ताला ने हमारा स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि हमें जब हम करवट राइट साइड पे लेके सोते हैं, तो तेज़ाब जो है वो हमारी खुराक की नाली में जाता है। इसलिए बेहतर है कि आपने लेफ्ट साइड पे करवट लेके सोना है, आपने राइट साइड पे करवट नहीं रखनी रात को सोते हुए, इससे आपकी रात की नींद पुरसुकून रहेगी। नंबर 5, आपने कोशिश करनी है कि अपना वेट रिड्यूस करें। रिसर्च ये कहती है कि वो लोग जो कि सिर्फ अपनी टोटल बॉडी वेट का 5 टू 7% भी कम कर लेते हैं, यानी कि अगर आपका वेट 100 केजी है और आपने 5 टू 7 केजी कम कर लिया, आप 93 या 95 पे आ गए, तो आपके तेज़ाबियत के सिम्पटम्स बहुत हद तक बेहतर हो जाएँगे। अच्छा, नंबर 6, आपने कपड़े लूज़ पहनने हैं, आपने कपड़े बहुत टाइट नहीं पहनने। अगर आप बहुत ज़्यादा बेल्ट जो है वो कस के बाँध के रखते हैं या फिर आपके जो इलास्टिक है कपड़ों में, वो बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इससे क्या होगा कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा और आपके मिद्दे के ऊपर दबाव आएगा, जिसकी वजह से तेज़ाब जो है वो ऊपर खुराक की नाली की तरफ जाएगा और आपको सारा दिन और सारी रात तंग करता रहेगा। नंबर 7, आपने स्ट्रेस को अपनी लाइफ़ में से निकाल देना है। कोशिश करें कि गहरे साँस लिया करें, वॉक ज़रूर करें और ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचें नहीं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ये अल्लाह ताला को पता है, आप ज़्यादा सोचें नहीं क्योंकि जो चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं हैं, उनको सोच के सिर्फ़ हेल्थ का बेड़ा गर्क होता है, इसलिए सोचा ना करें। ज़्यादा सोचेंगे तो तेज़ाब मैदा जो है वो तेज़ाब की फैक्ट्री बन जाएगा। नंबर 8, आपने तेज़ाब को तेज़ाब से मारना है। जी, बिल्कुल। आपने एप्पल साइडर विनेगर जो है वो इस्तेमाल करना है। अच्छा, एप्पल साइडर विनेगर कैसे इस्तेमाल करना है आपने कि उसके 2 चमचे सुबह निहार आपने उठ के 1 ग्लास पानी के अंदर एप्पल साइडर विनेगर के 2 चमचे डाल के उसको पीना है और सुबह निहार पीना है और बेहतर है कि रात को भी रात का खाना खाने के बाद 2 चमचे एप्पल साइडर विनेगर के पानी में डाल के पी लें। उससे आप देखेंगे कि आपकी तेज़ाबियत का मसला किस हद तक खत्म हो गया है। इसके ऊपर कभी एक मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा कि क्या वजह है, ये इसका अब वीडियो लंबी हो जाएगी कि ये क्या वजह है कि एप्पल साइडर विनेगर जो है तेज़ाबियत के सिम्पटम्स को बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन रेमेडीज़ पे और इन हदायत पे अमल करके आपका मैदे की तेज़ाबियत और उसकी वजह से दवाइयाँ जो कि सेहत का बेड़ा गर्क कर रही हैं, उनसे जान इंशाल्लाह छूट जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका इस वीडियो की जो हदायत है उन पे अमल करके तेज़ाबियत से किस हद तक छुटकारा मिला है।